Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about right to be forgotten. And this topic is important from our syllabus paper 3, Indian polity point of view. क्या होता है राइट टू बी फॉरगॉटन, पहले वो देखते हैं. देखिए, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिमिट, डिलिंक, डिलीट और करेक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट दैट इज़ मिसलीडिंग, एम्बैरेसिंग और इररिलेवेंट. इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा इंटरनेट के किसी भी होस्टिंग साइट पे है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, और अगर इंडिविजुअल को लगता है कि ये डाटा ठीक नहीं है, मिसलीडिंग है या एम्बैरेसिंग है या फिर इररिलेवेंट है, तो वो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कर सकता है उस पोर्टल सर्विस प्रोवाइडर को कि इस डाटा को प्लीज़ डिलीट कर दीजिए या चेंज कर दीजिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो हो सकता है सच भी हों, सही भी हों, लेकिन हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हो सकता है सच हो, लेकिन हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो सकती है, इररिलेवेंट हो सकती है, मिसलीडिंग हो सकती है, लोगों को हमारे बारे में गलत ओपिनियन दे सकती है. तो वैसे डाटा को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को आप हटा दीजिए. सो इट अलाउज फॉर अ लॉफुल रिमूवल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इफ़ सच रिक्वेस्ट इज़ मेड. इंडिविजुअल में रिक्वेस्ट डाटा होस्ट, तो जो भी इस डाटा को होस्ट करने वाला पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ टेक डाउन दीज पर्टिकुलर कंटेंट्स. अब राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर के क्या हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ज़रा समझते हैं. देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट. तो कैसे ये बन गया फंडामेंटल राइट, ये ज़रा समझिए. देखिए, आपको पता है कि आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन it guarantees one of the fundamental right, that is right to life and liberty. तो right to life and liberty guaranteed under article 21 का काफ़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन करके टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई सारे और राइट्स ऐड किए हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू हैव पीसफुल स्लीप, राइट टू हैव गुड इन्वायरमेंट. तो ये सब अलग अलग तरीके के राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किए हैं. राइट टू हैव इंटरनेट, ये केरला हाई कोर्ट ने ऐड किया था. तो ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग हाई कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम इसमें एडिशन किए हैं. तो इसी को इंटरप्रेट करते हुए, आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टास्वामी, जस्टिस पुट्टास्वामी केस में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी will be a kind of fundamental right guaranteed under Article 21 right to life and liberty. तो राइट टू प्राइवेसी बिकेम अ फंडामेंटल राइट. और फिर इसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो राइट टू फॉरगेटन, राइट टू बी फॉरगेटन शुड ऑल्सो बी ए काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट. मान लीजिए कि हमारे हिसाब से हमारे ऊपर या हमें ले करके कोई एक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे है जो हमें लगता है कि हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है. आपके और मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी अलग प्लेटफॉर्म पे है जो हमें लगता है कि हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है. ऐसा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए. एंड सिंस प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट guaranteed under Article 21 right to life and liberty according to पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017. तो प्राइवेसी जब हमारा अधिकार है तो राइट टू फॉरगॉटन भी हमारा अधिकार होना चाहिए. हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम बोल सकें कि भाई इस कंटेंट को आप प्लीज़ हटा लीजिए. ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि एक केस था दिल्ली हाई कोर्ट का. उस केस में एक इंसान के खिलाफ कुछ इस तरह के विमेन से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस या ऐसे कुछ एलिगेशंस थे. बाद में वो इंसान एक्विटेड हो गया कोर्ट से, वो इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया गया. अब उसने रिक्वेस्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि सर, सिंस राइट टू बी फॉरगॉटन इज़ माई वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, आप प्लीज़ ये जो भी केस है इसको इंटरनेट प्लेटफॉर्म से और अलग अलग जगहों से इसको डिलीट करवा दीजिए. क्योंकि ठीक है, इस केस में भले मैं एक्विटेड हो गया हूँ, बाइज्जत बरी हो गया हूँ,
लेकिन जो भी इस केस को बारे में पढ़ेगा इंटरनेट पे उसको तो यही लगेगा कि शायद से मैंने ऐसा कुछ किया हो या फिर मेरा नाम इसमें क्यों आया. सो आई डोंट वांट माय नेम और दिस केस टू बी ऑन सोशल मीडिया और एनी इंटरनेट प्लेटफॉर्म. सो प्लीज़ बी रिमूव इट. I want to use my right to be forgotten in order to remove this particular information from internet sources. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि ठीक है. दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया था कि ये इंसान इसमें बाइज्जत बरी किया जाता है, एक्विटेड किया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी जजमेंट दिया कि इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली ओपन डेटाबेस प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से डिलीट कर दिया जाए. सो दैट इज़ हाउ राइट टू बी फॉरगॉटन वाज यूज्ड बाय दिस पेटिशनर इन दिल्ली हाई कोर्ट, जिस कारण से ये न्यूज़ में आया था. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about James Webb Telescope that has been now finally launched, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको लेकर के हाल फिलहाल में हमने 2-3 बार आर्टिकल कवर कर लिए हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है जो नासा ने लॉन्च किया. बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है, नासा ने इसको डेवलप किया है. इट विल सक्सीड हुबल स्पेस टेलीस्कोप. तो हुबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करके अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप उसके जगह पे अर्थ ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा. इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू हुबल टेलीस्कोप. न्यूज़ यही है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल रहा था कि इसको लॉन्च किया जाएगा. फाइनली नासा ने 24 दिसंबर को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया है. तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे कि फर्स्ट स्टार या फर्स्ट लाइट हमारे यूनिवर्स का, असेंबली ऑफ गैलेक्सीज, हाउ स्टार्स वी आर बॉर्न, हमारे प्लानिटरी सिस्टम और उसके ओरिजिन के बारे में जेम्स वेब टेलीस्कोप अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करेगा. एक बहुत अच्छा वीडियो मिला है जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेकर के मुझे, मैं आपको यहाँ पे आपके लिए शेयर कर रहा हूँ. प्लीज़ सी दिस वीडियो. ये लगभग 4 मिनट का वीडियो है. इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. सो हैव अ लुक एट इट.
The next article is taken from national segment. It is about Janni Shisu Suraksha Karyakram and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो देखिए क्या है न्यूज़. तो एक बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल एनजीओ है ग्लोबल हेल्थ एक्शन पॉवर्टी. इसने एक जर्नल में पब्लिश किया है कि भारत सरकार ने जो हाल फिलहाल में वीमेन के लिए मैरिजेबल एज को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स, उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इन सेफ डिलीवरी फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड. मेन प्रॉब्लम ये क्या है, क्यों बढ़ाया गया 18 साल से 21 साल मैरिजेबल एज, ताकि जो कम एज में शादी होने के कारण जब मदरहुड अटेन करती हैं विमेन तो उस केस में मिसकैरेज होने का, इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एनीमिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मदर के, और इस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इस इंटरनेशनल एनजीओ ने अपने इस रिपोर्ट में, इस जर्नल में तमाम अभी तक के जो सरकार के डाटा हैं, चाहे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के डाटा हों या स्टेट लेवल पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियोज़ 2016 से लेकर के 2018 तक के मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियोज़ के जो डाटा हैं उनको लेकर के एनालिसिस किया है. और उन्होंने कहा है कि देखिए मैरिजेबल एज से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है मदर और चाइल्ड के हेल्थ का. मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन, exposure to community health worker. These are two more important things rather than मैरिजेबल एज ऑफ द वुमेन. अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो अपने हेल्थ का ख्याल रख सकती है, और वुमेन के आसपास में जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल होंगे, आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो फिर एमएमआर और या आईएमआर का प्रॉब्लम जो है टैकल किया जा सकता है. तो दीज आर टू मेन इशूज रादर दैन अर्ली मैरिज. और फिर इसको उन्होंने प्रूफ भी किया है. 9 ऐसे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे आईएमआर और एमएमआर के केसेस ज़्यादा हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी के केसेस ज़्यादा हैं, आईएमआर के केसेस ज़्यादा हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी के केसेस ज़्यादा हैं. उन 9 स्टेट्स के डाटा को लेकर के उन्होंने स्टडी किया है और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश की है. अगर असम की बात की जाए तो असम के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई. देयर आर 215 डेथ्स ऑन एन एवरेज फॉर पर 1 लाख बर्थ्स. तो लगभग 215 वुमेन या मदर्स की डेथ होती है फॉर पर 1 लाख बर्थ. दिस इज़ क्वाइट हाई. हमारा टारगेट है अकॉर्डिंग टू आसाम गवर्नमेंट पॉपुलेशन पॉलिसी रिलीज इन 2017, टारगेट इस कि इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम 100 से नीचे लेकर के आए बाई 2030. वहीं अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो हमारे रैंकिंग अगेन बहुत ख़राब है. देयर आर 32 डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स आउट ऑफ 100 बर्थ. तो 1000 बच्चों में से लगभग 32 की डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी अगेन हमारा रैंकिंग बहुत ख़राब है. नीचे से हम 4 नंबर पे आते हैं आफ्टर बिहार, त्रिपुरा एंड मेघालय. 32 हमारा अभी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. हम उसको 30 से नीचे लाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट पॉलिसी रिलीज बाय द आसाम गवर्नमेंट, और ये टारगेट हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं. अब इन्होंने इस रिपोर्ट में ये स्टडी करके बताया है कि जिन जिन स्टेट्स में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या योजना स्कीम को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उन सारे स्टेट्स में आप देखिए कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं. जननी शिशु सुरक्षा योजना अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसी योजना है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस किया जाता है, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों की डिलीवरी पे फोकस किया जाता है. अगर देखा जाए तो झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम, इन सब जगहों पे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का कवरेज रेशियो काफ़ी कम है. जैसे असम के अंदर भी कवरेज रेशियो जस्ट 66%, मतलब जितने भी बर्थ होते हैं उसमें से सिर्फ 66% ही जो बर्थ्स होते हैं बच्चों के, मदर और बच्चों की, जच्चा और बच्चा जिसको कहते हैं, मदर प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टेड वुमेन एंड द इन्फेंट, बस 66% आर कवर्ड अंडर जननी शिशु सुरक्षा योजना. तो जहाँ जहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अंदर कवरेज कम है वहाँ पे आईएमआर और एमएमआर के केसेज ज़्यादा है. देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. इट वाज लॉन्च्ड इन 2011. दिस स्कीम इज़ टू बेनिफिट प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर देयर डिलीवरी. तो ये स्कीम वो तमाम प्रेग्नेंट वुमेन जो गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल्स में जाती हैं उनको डिलीवरी में उनकी हेल्प करता है. इसमें कैसा है कि गवर्नमेंट वुमेन्स को सब कुछ, सारे ट्रीटमेंट्स फ्री में दिए जाते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वुमेन को सारे ट्रीटमेंट्स फ्री में दिए जाते हैं इंक्लूडिंग द सीजेरियन ऑपरेशन. अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन करके भी डिलीवरी कराई जा रही है तो वो भी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाएगा अंडर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. लेकिन दिक्कत क्या है कि असम जैसे स्टेट में भी आउट ऑफ 100 ओनली 66 वुमेन आर एबल टू, जिनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी की ज़रूरत होती है उसमें से भी हमारे यहाँ पे चूँकि हॉस्पिटल्स की कमी है, सिर्फ
66% वीमेन को ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी की सर्विसेज मिल पाती हैं अंडर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑफ IMR एंड MMR इज हाई इन Assam. The next article is taken from Assam segment. It is about Good Governance Index report. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, हर साल 25 दिसंबर को, जो कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, उस दिन भारत सरकार गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है. गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी. तो गुड गवर्नेंस डे गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है. उस दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है. गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमारे देश की जो भारत सरकार की डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, ये पब्लिश करती है. गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो भी हमारे देश के स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नेंस किस तरह की हो रही है उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है. तो अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखा जाए तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टोटल 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है. ये 10 सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. अगर स्टेट्स की रैंकिंग देखी जाए तो स्टेट्स को टोटल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी की. इसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में दिल्ली हैज़ कम ऑन द टॉप. फिर दूसरी कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की. इसमें 2021 के रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश हैज़ कम ऑन द टॉप. फिर तीसरी कैटेगरी है अदर स्टेट्स ग्रुप ए, यानी कि टोटल स्टेट्स को 2 भाग में बांटा गया है. अदर स्टेट्स ग्रुप ए, इसमें गुजरात हैज़ कम ऑन द टॉप, और अदर स्टेट्स ग्रुप बी, इसमें मध्य प्रदेश हैज़ कम ऑन द टॉप. अगर ओवरऑल आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 क्राइटेरियाज़ हैं. 10 क्राइटेरियाज़ में अलग अलग क्राइटेरियाज और 4 तरीके से ग्रुप यूटीज और स्टेट्स को बांटा गया है. यूटीज, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स. तो 10 क्राइटेरियाज में से अलग अलग क्राइटेरियाज में अलग अलग स्टेट ऊपर है. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रुप ए में गुजरात ऊपर है, कंपोजिट स्केल पे गुजरात ऊपर है. ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ऊपर है. नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ऊपर है, और यूटीज़ में दिल्ली ऊपर है. अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में देखा जाए तो एक सबसे बुरी बात यह है कि हमारा स्टेट आसाम किसी भी पैरामीटर में, किसी भी इंडिकेटर में टॉप पे नहीं है. 10 में से किसी में भी हम टॉप पे नहीं है. अगर आसाम से रिलेटेड डाटा देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आसाम हैज़ ग्रोन बाय 0.4%, जबकि आसाम का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ बिन 18.02% एज कम्पेयर टू Good Governance Index of 2019 with respect to Good Governance Index of 2021. Gender Parity Index has increased slightly from 1.02 to 1.04%. जबकि अगर इनरोलमेंट रेशियो देखा जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बच्चों का इन द स्कूल, तो इट हैज़ डिक्रीज रादर दैन इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.76% टू 0.62%. ये तमाम डाटा हमें हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा आंसर लिखने में. ये सब डाटा हम जब कोट करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, तो वी विल गेट बेटर मार्क्स. आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट के 10 इंडिकेटर्स में से हम किसी भी इंडिकेटर में आसाम इज़ नॉट एट द टॉप. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें आपको दे रखा है. प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ओनली रेडी टर्टल, दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, ऑफ कोर्स करेक्ट, एंड दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. And right to public service act, it is under government. Let the government establish a right to public service web portal, absolutely correct. If the services are not delivered on concerned department, one can file a complaint with an appellate authority, and complaint against appellate authority can be filed in गुवाहाटी हाई कोर्ट. दिस इज़ रॉन्ग. गुवाहाटी हाई कोर्ट में आप appellate authority के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते. आप आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.